हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज मैं आप लोगों को एमए होम साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड जेंडर एंड डेवलपमेंट का जो है यूनिट सेकंड पढ़ाऊंगी। यूनिट सेकंड पे जो है हम एक वीडियो बना चुके हैं। कल जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लिंग रूढ़िवादिता तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लिंग रूढ़िवादिता के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता के महत्वपूर्ण बिंदु। लैंगिक रूढ़िवादिता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना आवश्यक है। पहला है लैंगिक रूढ़िवादिता लैंगिक असमानता के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारकों में से एक है। दूसरा है हमारा लैंगिक रूढ़िवादिता सामाजिक अपेक्षाओं से संबंधित होती है, अर्थात समाज जो स्त्री और पुरुष से उम्मीद करता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। तीसरा, लड़के लड़कियों को यह जताना कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। चौथा है हमारा लड़के लड़कियों, महिलाओं और पुरुषों की सीमाएं तय करना। समाज द्वारा स्त्री पुरुष का सभी क्षेत्रों में परिसीमन करना भी लैंगिक रूढ़िवादिता है। स्त्री और पुरुष की क्षमताओं को भी मनोवैज्ञानिक रूप से सीमित करके उनकी अभिवृद्धि को निश्चित करना, जैसे एक हाथी के बच्चे को बचपन में ही एक लोहे की जंजीर से बांध देने के बाद उसको खूंट से बंधे रहने को तैयार कर दिया जाता है। उस समय वो लोहे की चैन इतनी मजबूत होती है कि हाथी का बच्चा उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन समय परिवर्तन के साथ हाथी के बड़े हो जाने के बाद भी, शक्तिशाली हो जाने के बाद भी वह हाथी उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि वह कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसकी अभिवृत्ति का विकास बचपन से ही अनुकूलन के कारण यह हो जाता है। गाइस, ये हमारे थे लैंगिक रूढ़िवादिता के महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम आगे कि मुझे तो खूंट से ही बंधे रहना है, इसीलिए वह कभी प्रयास ही नहीं करता, जबकि शक्तिशाली हाथी के लिए उस कमज़ोर जंजीर को तोड़ना कोई मुश्किल कार्य नहीं होता है। पर अभिवृत्ति विकसित हो जाने के कारण वो तोड़ने की सोचता ही नहीं। लैंगिक रूढ़िवादिता भी उसी जंजीर के समान होती है जो स्त्रियों की रूढ़िवादिता से अनुकूलित करके उनमें ऐसी अभिवृत्ति का निर्माण कर दिया जाता है कि स्त्री अपने क्षमता के विषय में अनभिज्ञ होकर प्रयास ही नहीं करती और उसी परंपरागत सोच के साथ जीती रहती है। इसी लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण आज स्त्रियां लैंगिक असमानता का शिकार हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रभाव। इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लैंगिक रूढ़िवादिता परंपरागत रूप से प्रभुत्ववादी संस्कृति में सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होती है। लैंगिक रूढ़िवादिता समाज में सामान्य रूप से अधिक व्याप्त है। समाज ने इसे रूढ़िवादिता के आधार पर ही पुरुष तथा स्त्रियोचित व्यवहार आधारित विशेषताओं को निश्चित कर दिया है। बालिकाएं स्त्रियोचित कार्य जैसे खाना बनाना, गुड़ियों के साथ खेलना आदि के प्रति प्रोत्साहित की जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ बालकों को खेलकूद में भाग लेने एवं पुरुषोचित व्यवहार प्रदर्शित करना सिखाया जाता है। यद्यपि पुरुषों एवं महिलाओं को रूढ़िवादिता भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। इसमें जो है हमारा पहला है मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक तनाव। लैंगिक रूढ़िबद्धता पुरुषों एवं महिलाओं को कई प्रकार से प्रभावित करती है। दोनों को सदैव परंपरागत रूढ़िबद्धता के अनुरूप कार्य करने के आधार पर परखा जाता है। पुरुषों से सदैव पुरुषत्व के
मानकों को पूरा करने एवं उनका पालन करने की अपेक्षा की जाती है, किंतु जब वे मानकों को पूर्ण नहीं कर पाते तो प्रायः वे निम्न आत्मा मूल्यों से पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ तक कि पुरुषोत्तम का मानक सफलतापूर्वक पूरा न कर पाने के कारण कभी कभी ये मानसिक एवं भावनात्मक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। दूसरी तरफ सभी महिलाओं से विवाह के उपरांत सदैव बच्चे के जन्म की आशा की जाती है। इसके लिए सदैव उन पर दबाव डाला जाता है। ऐसे में यदि महिलाएं अपने करियर को अधिक महत्व देती हैं तो दूसरों के द्वारा उनकी आलोचना की जाती है, जिससे महिलाएं मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक तनाव का शिकार हो जाती हैं। दूसरा है उपलब्धि पर प्रभाव। महिलाओं एवं पुरुषों की उपलब्धियां भी लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण प्रभावित होती है। लैंगिक रूढ़िबद्धता एक अंतर्निहित भय उत्पन्न कर देती है। विभिन्न शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि रूढ़िवादी धमकी नकारात्मक रूप से भय उत्पन्न कर उपलब्धि को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए स्पेंसर, स्टील एवं क्विन ने यह साबित किया कि महिलाएं गणित के परीक्षण में निम्न स्तर का प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वो गणित में अच्छा कार्य नहीं कर सकती हैं। इसी प्रकार पुरुषों का भाषा संबंधी परिणाम बुरा आता है। ये नकारात्मक रूढ़िबद्धताएं उपलब्धि को तब तक प्रभावित करती हैं जब तक व्यक्ति स्वयं के विचारों से निकलकर इसके प्रति सकारात्मक विचारों को समाविष्ट नहीं कर लेता। ये था उपलब्धि पर प्रभाव। लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रभाव किस तरह से मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक तनाव उत्पन्न करता है, उपलब्धि पर प्रभाव डालता है। और अगला है हमारा तीसरा पॉइंट, निम्न वैवाहिक संतुष्टि। लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण पुरुषों और महिलाओं के मध्य उत्तरदायित्व का वितरण असमान रूप से किया जाता है। महिलाओं को अक्सर प्रत्यक्ष देखभाल तथा बच्चों के साथ अवधि तक समय व्यतीत करना, जिससे शिशु देखभाल, शिशु के स्वास्थ्य तथा कल्याण के विषय में सोचना आदि कार्य प्रदान किए जाते हैं। गृहस्थ कार्यों एवं बाल संरक्षण आधारित यह असमान वितरण निम्न वैवाहिक संतुष्टि का कारण बनता है। अगला है हमारा युगल एवं परिवार की अंतःक्रिया प्रभावित। लैंगिक रूढ़िबद्धता युगल एवं पारिवारिक अंतःक्रिया को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए गृहस्थ कार्य का विभाजन लिंग आधारित होता है, जिसमें पुरुष सदैव घर से बाहर जाने एवं परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर रहकर कार्य करता है। यह पुरुषों में वर्चस्व की भावना उत्पन्न करता है एवं महिलाओं को अधीनस्थ के रूप में समझता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ये सभी बातें उनकी अंतःक्रियाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। इसी कारण वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के समान स्तर की मांग करने लगी हैं। ये हमारा था युगल एवं परिवार की अंतःक्रिया प्रभावित। युगल परिवार जो है हमारा किस तरीके से प्रभावित करता है उसके बारे में था। अब हम आगे पढ़ेंगे लैंगिक भूमिकाएं। लैंगिक भूमिकाएं जो है हमारा अगला टॉपिक। लैंगिक भूमिकाएं मानव दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष। मानव दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालिका या बालक कहा जाता है। बालक और बालिकाओं की शारीरिक संरचना में ही
विभेद नहीं होता है, अपितु दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा क्रियाकलापों में भी विभिन्नता पाई जाती है। मतलब जो बालक या बालिका होती है, उनकी शरीर की संरचना की जो बनावट होती है, सिर्फ उसी में अंतर नहीं पाया जाता है, बल्कि उनकी रुचियाँ मतलब पसंद और उनके अभिवृत्तियों तथा उनके कार्यों में भी विभिन्नता अंतर पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लिंग भूमिकाओं को इसी तरह परिभाषित किया है कि व्यवहार एवं गतिविधियों से ही सामाजिक रूप से लिंग भूमिकाओं का निर्माण होता है। एक समाज पुरुषों तथा महिलाओं हेतु उचित समझता है, उसी को जिम्मेदार बताता है। हालांकि हर लिंग अपनी भूमिकाओं का निर्माण करने हेतु जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस हद तक उचित है यह नहीं कहा जा सकता है। किस हद तक उनकी भूमिकाओं का सामाजिक रूप से निर्माण हो रहा है यह भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग समलैंगिकों को भी एक लिंग मानते हैं। कुछ लिंग अलग श्रेणियों के रूप में ट्रांसजेंडर एवं इंटरसेक्स सहित कई संभव लिंग लिस्टेड हुए हैं। लिंग भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से भी विशिष्ट होती हैं एवं अगर देखा जाए तो संस्कृतियों के आधार पर सिर्फ लिंग के दो भेद हैं, लड़का एवं लड़की। जो हमारी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग जो लिंग का भेद होता है, या यूँ कहें कि लिंग के प्रकार होते हैं, वो दो ही तरीके के होते हैं, एक लड़का दूसरा लड़की। लेकिन एंड्रोगाइनी एक तीसरे लिंग के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कुछ समाजों में 5 से ज़्यादा लिंग होने का दावा किया गया है। कुछ गैर पश्चिमी समाजों में 3 लिंग होने का दावा किया गया है, स्त्री पुरुष एवं तीसरे लिंग। लिंग भूमिका के वर्गीकरण के अनुसार प्रत्येक लिंग से कुछ सांस्कृतिक उम्मीदें होती हैं। इनमें से भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सांस्कृतिक उम्मीदों से किसी लिंग की पहचान होती है। सांस्कृतिक उम्मीदों के अनुसार ही सामाजिक मानदंड निर्धारित होते हैं। ये हमारे जो है लैंगिक भूमिकाएं थी, किस प्रकार से जो है लैंगिक भूमिकाएं होती हैं स्त्री और पुरुष में। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक है लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हमने लैंगिक भूमिकाएं पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे कि लिंग भूमिकाओं को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो हम पढ़ेंगे लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक अग्रलिखित हैं।